विद्यार्थी मित्रों, हम लोग इससे पूर्व के वीडियो में अपने पाठ्यक्रम की पहली कविता किसान, इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय प्राप्त कर चुके हैं। आज हम इस कविता की पंक्तियों के संदर्भ में या कविता का भावार्थ स्थूल रूप से जानने का प्रयास करेंगे। किसान यह वैसे देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी का एक खंड काव्य है और एक चर्चित ऐसी रचना मानी जाती है। इस कविता में गुप्त जी ने भारतीय किसानों की मेहनत और कठिन परिश्रम करने वाली प्रवृत्ति का रेखांकन किया है। भारतीय किसान वर्ग यहाँ इतना मेहनत और श्रम करने के बावजूद भी उनको आर्थिक विपन्नता का बहुत सारा सामना करना पड़ता है। उनकी आर्थिक तंगहाली के कारण कई पीड़ा या व्यथा उनको सहन करनी होती है। भारत तो ऐसे कृषि प्रधान देश है, तो भी ऐसे देश में आज किसान वर्ग आत्महत्याएं कर रहा है। वो सुखी समाधानी नहीं है। वैसे देखा जाए तो वो न कि धूप, ठंड, बारिश आदि न कि विपरीत स्थितियों में भी कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उनके न कि जीवन में ये मेहनत का फल उचित ढंग से उन्हें प्राप्त न होने के कारण यहाँ किसान वर्ग के जीवन में एक हताश ऐसी अवस्था दिखाई देती है। तो ऐसी एक किसान वर्ग की उदार मतवादी दृष्टि या मानवतावादी दृष्टि की पहचान कवि ने इस कविता के अंतर्गत प्रस्तुत की है। वैसे देखा जाए तो किसान की जीवन की स्थिति आज के जीवन में बहुत ही दयनीय है, क्योंकि सबका पेट भरने वाला ये अन्नदाता आज सब ओर से परेशान दिखाई देता है। अपने परिवार का पेट भरना भी उनके लिए नहीं कि बहुत मुश्किल सा लग रहा है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वो जिस साहूकार से कर्ज निकाल कर लाता है, वहाँ ही वो साहूकार उनकी तबाही करता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, हम देखिए मैथिली बाबू की किसान नामक काव्य की पंक्तियाँ स्क्रीन पर आरंभ की पंक्तियाँ हैं, वो देख लीजिए। हेमंत में बहुधा घणों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे रखे जहाँ। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, अधपेट खाकर फिर उन्हें कांपता हेमंत में। तो देखिए, यहाँ हेमंत एक ऋतु है। देखिए, अपने देश में लगभग 6 ऋतुओं का जिक्र यहाँ भौगोलिक वैज्ञानिकों ने किया है। हेमंत ऋतु है, यानी कि वर्षा ऋतु है, शिशिर ऋतु है, यानी कि ये सभी वसंत ऋतु है। ऐसे लगभग 6 ऋतु है। तो हेमंत में यानी कि ठंडक का ऋतु है। हेमंत बोले तो ये ठंडक का ऋतु। और इसी समय क्या है, बादल आकाश में छाए रहते हैं। व्योम बोले तो आकाश, यानी कि हेमंत ऋतु में सहसा क्या है, आकाश में बादल ने कि छाए रहते हैं। पावस ऋतु में निशा मतलब रात्र में, पावस ऋतु के रात्र में ने कि यहाँ सोम ने कि चंद्रमा हंसता है। शरद का चंद्रमा हंसता हुआ दिखाई देता है। और उनको किसान को अच्छी फसल हो जाए, इसीलिए उनको एक अपेक्षा होती है, क्योंकि दीपावली के समय ये किसानों की फसल आना प्रारंभ हो जाता है। तो उनको अपेक्षा है कि अच्छी फसल हो जाए, लेकिन ये इसी कारण वो आनंदी होता है। लेकिन फसल अच्छी होने के बाद खाते खवाई बीज ऋण से रखे जहाँ,
मतलब जिन साहूकारों से, जिन महाजनों से कर्ज वो बुआई के समय लेकर आता है, वही महाजन वर्ग उनकी पूरी की पूरी फसल अपने कब्जे में कर लेता है। मतलब सारा अन्न महाजनों के घर चला जाता है और आधा पेट खाकर फिर कांपता हुआ हेमंत में ने किसान यहाँ दिखाई देता है। मतलब किसान वर्ग की एक विडंबना इन पंक्तियों में कवि ने दर्शाई है। क्योंकि हिंदी के महान रचनाकार मैत्री शरण गुप्त, उन्होंने इस कविता में वास्तव स्थिति किसान वर्ग की दिखाते हैं। क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करके फसल उगाने वाला किसान ने की हिफाजत से अपने ने की फसल को काटता है, परिवार की खुशहाली के कमाता है, लेकिन परिवार के लिए कि बहुत कुछ अपेक्षा वो रखता है, लेकिन पूरी की पूरी फसल महाजन वर्ग के यहाँ जाने के कारण उनको आधा पेट जीवन यापन करना पड़ता है। तो ये किसान वर्ग की एक विडंबना इन पंक्तियों के अंतर्गत कवि ने रेखांकित की है। आगे कवि कहता है, बरस रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा है, चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना बह रहा। देखो कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे हैं। मतलब कवि यहाँ कहता है बरस रहा है रवि अनल, रवि यानी कि सूर्य, अनल मतलब अग्नि बरस रहा है। देखिए दिन में देखिए यहाँ जमीन तो देखिए तवा जैसी जल रही है, भूतल तवा जैसा जल रहा है। मतलब इस सूर्य के अग्नि से जमीन जल रही है। जोर जोर का पवन यानी कि हवा बहने के कारण सब और आंधी फैल रही है। तो ऐसी अवस्था में भी किसान वर्ग ने की पसीना बहाता हुआ दिखाई देता है। मतलब प्रतिकूल स्थितियां निसर्ग के अंतर्गत यहाँ सूरज अग्नि ने कि यहाँ पर बहा रहा है, ने कि साथ ही साथ ने कि हवा भी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसी विपरीत स्थितियों में भी किसान वर्ग ने कि स्वयं सुख कर ने कि तपता हुआ अपनी मेहनत कर रहा है, हल चला रहा है। किस लोभ से इस आंच में वे शरीर जला रहा है, देखिए किस लोभ से, मतलब उनको कोई अपेक्षा है, इच्छा है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। यही सोचकर वो अपना सर्वस्व शरीर को कष्ट दे रहा है, तो भी ने कि यहाँ उनके नसीब में ने कि जो मेहनत का फल मिलना असंभव है। मतलब यहाँ देखिए कवि यहाँ कहता है कि ये जो किसान कड़कड़ाती हुई धूप में पसीना बहाते हुए हल चला सकता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए मेहनत करता है, फिर भी उसका परिवार आधा पेट खाकर सोता है। धूप में बरसात में वो भूलकर मेहनत करता है, क्योंकि ये उनकी अवस्था ने कि इस तरह की यहाँ पर बन रही है कि मानो उनकी इच्छा आकांक्षा यहाँ पर पूरा होना असंभव सा लगता है। कवि आगे कहता है कि घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा है, घर से निकलने को गरज कर वज्र वर्जन कर रहा है, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस रूप से आज भी वे लेते नहीं विश्राम है। मतलब आकाश में कि बिजलियां ने की चमक रही है, घनघोर ऐसी वर्षा हो रही है, आकाश गरज रहा है, बरस रहा है। घर से निकलने को हम सोचते हैं कि अब ऐसे अवस्था में घर से निकलना मुश्किल है, इसलिए घर में ही बैठेंगे, लेकिन किसान कठोर होकर वज्र होकर अपने मन को लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गंभीर बनाकर कठोर बनाकर वो घर से बाहर निकलता है और अपने कृषण की जमीन पर अपने कृषि में जाकर निरंतर काम करता है, क्योंकि उनको अब कोई विश्राम नहीं है, वो विश्राम नहीं लेता। तो निरंतर यहाँ
पसीना बहाता हुआ दिखाई देता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसान के बारे में यहाँ पर कहा है कि बिना लोभ के वह अपना शरीर जलाकर सूरज की तपती हुई धूप में अपना पसीना बहाकर मेहनत करता है। इस प्रकार बारिश में बिना किसी चाहत के वो खेतों में बिना किसी सहारे भीगते हुए गरजते बादलों के बीच खुले आसमान में रहता है, अपने खेत की फसलों की रखवाली करता है। उसे आराम नहीं, अपने खेत की फसलों की चिंता सताती है। किसान को किसी प्रकार का लोभ नहीं, वो अपने कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर है। तो ऐसे एक किसान की जो मेहनतकश वृत्ति प्रस्तुत पंक्तियों के अंतर्गत कवि ने यहाँ पर दर्ज की है। तो आगे की पंक्तियाँ यहाँ देखिए, बाहर निकलना मौत है, आंधी अंधेरी रात है, शीत कैसा पड़ रहा और थरथराट गात है, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर है जागते, ये लाभ कैसा है किसका मोह अब भी त्यागते। तो देखिए यहाँ बाहर निकलना, घर के बाहर निकलना बोले तो मौत का सामना करने जैसी अवस्था है। अंधेरी रात में देखिए वो देखिए बड़ी ठंडक होने के बावजूद शीत कैसा पड़ रहा है, अंधेरी रात में शीत पड़ता है, थरथराट उनके शरीर में होती है, तो भी किसान अपने खेत में जाकर देखिए कई लकड़ियाँ ईंधन जलाकर देखिए जागता है, कोई जानवर आकर उनकी फसल न खाए, इसलिए उसकी रखवाली करता है। वो देखिए अपने फसल को अपने देखिए संतान की तरह मानता है। किस प्रति उनके फसल के प्रति इतना मोह क्यों है? क्योंकि वो अपना देखिए सर्वस्व उसको मानता है, देखिए इससे कोई ना कोई मुझे लाभ मिलेगा, मेरी संतान उससे देखिए कहीं कहीं निर्वाह होगा, ऐसी उनकी धारणा यहाँ पर होती है। इसीलिए देखिए यहाँ आसमान के बीच वो गरजते हुए बादलों के अवस्था में भी बिना विश्राम किए अपना वो कर्तव्य निभा रहा है। और अपना देखिए बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कभी किसान ने यहाँ पर आराम नहीं किया। वो अपने फसलों की रातों तक जाकर रखवाली करता है और खेतों में देखिए जाकर वो वहाँ बगैर सोए देखिए अपने कर्तव्य को वहाँ पर देखिए त्यागता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ किसान की देखिए अपने कृषि के संदर्भ की एक ममत्व भाव की अवस्था इन पंक्तियों में कवि ने रेखांकित किया है। और अंतिम पंक्तियाँ देखिए, संप्रति कहाँ क्या हो रहा है कुछ उसको ज्ञान है वायु कैसी चल रही है इसका न कुछ भी ध्यान है, मानो भुवन से भिन्न उसका दूसरा ही लोक है, शशि सूर्य है फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है। संप्रति मतलब अब सत्य स्थिति में, लेकिन जग में विश्व में क्या चल रहा है ये उसको कुछ भी मालूम नहीं, वायु कैसी चल रही है इसका भी ध्यान नहीं। मतलब वो विश्व भुवन में क्या क्या चल रहा है उससे भिन्न है, अलग है कि जैसे कि कवि ने यहाँ पर कहा कि उसका लोक ही दूसरा है, उसकी दुनिया ही दूसरी है, इस दुनिया में नहीं, वो किसानों की दुनिया में जीता है। देखिए कृषि ही मेरा जीवन है, किसान की दुनिया ही मेरे लिए दुनिया है, बाकी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सोचकर कृषि में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। क्योंकि भुवन से उनका नाता ही टूट चुका है, शशि सूर्य है फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक, उनके जीवन में देखिए संसार में शशि मतलब चंद्र, सूर्य है फिर भी उनके जीवन में आलोक, आलोक मतलब प्रकाश। किसान के जीवन में आज तक प्रकाश की लकीरें या प्रकाश की रश्मियाँ नहीं आ चुकी, क्योंकि किसान वर्ग का सब और शोषण ही शोषण होता है। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है, अंततः कवि कहते हैं कि किसान का जीवन कई समस्याओं से घिरा हुआ है, उसके जीवन में कई परेशानियां हैं,
फिर भी सभी परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन वो व्यतीत करता है। वर्तमान समय की बड़ी समस्या यह है कि नकली बीज की वजह से भी उनकी अच्छी फसल नहीं हो रही है। बढ़ती महंगाई और बढ़ते कर्ज की वजह से किसान बेहाल है, इसीलिए वो आत्महत्या कर रहा है। सबके लिए अनाज पैदा करने वाला किसान आज भूखा सो रहा है। वो अपने बारे में नहीं बल्कि औरों के बारे में सोचता है। उसका कर्तव्य है कि अधिक से अधिक अनाज पैदा करे। यह कभी नहीं सोचता कि उसको किसानी से फायदा हो रहा है या नहीं, मगर उसको उसका ज्ञान तक नहीं, फिर भी किसानी करता है। किसानी के लिए कोई भी मौसम कुछ न हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गर्मी की गर्माहट और सर्दी की थरथराहट हो या बरसात में, वो मौसम की परवाह किए बगैर अपना कर्तव्य निभाता हुआ यहाँ दिखाई देता है। उसके जीवन की मतलब दुनिया ही कुछ अलग हो चुकी है। उसका जीवन ही रोशनी से गायब है। इसीलिए किसान ने कि आज अंधेरों का सामना करते हुए जी रहा है, ऐसा कवि का कहना है। तो यहाँ ये मैथिली शरण गुप्त की किसान नामक कविता का अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो ध्यान में रखिए कि किसान वर्ग आज बारिश में भीगते हुए, ठंड में सिकुड़ते हुए, धूप में तपते हुए खेत में एक बड़ी उम्मीद से मेहनत करता है। अधिक से अधिक फसल आए, इसीलिए उनकी अपेक्षा होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अच्छी फसल होकर भी किसान को उसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि साहूकार या महाजन वर्ग का कर्ज चुकाने के लिए ही उनकी पूरी की पूरी फसल की तबाह हो जाती है। कवि के मन में प्रश्न उठता है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी किसानों को लाभ नहीं मिलता, तो ये किसान किस लोभ से ये मेहनत कर रहा है। वो विश्राम नहीं लेता, निरंतर विश्राम न लेते हुए परिश्रम कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि मानो उनकी दुनिया ही कुछ अलग है। तो ऐसे एक अलग दुनिया में भूखा रहकर सृष्टि का पालन करता यहाँ कैसे मानवतावादी और उदार मतवादी दृष्टि की पहचान इस धरती को दे रहा है, इसका एक लेकिन बहुत ही आकर्षक ढंग से चित्रण कवि ने प्रस्तुत कविता के अंतर्गत किया है। तो ये कि मैथिली शरण गुप्त की बहुचर्चित ऐसी किसान नामक कविता, इस कविता का अध्ययन हम लोगों ने किया है। अगले वीडियो में हम दूसरी कविता को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।